नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर हिंदी का पार्ट 6। इसके पहले हम यूपी टेट प्रैक्टिस सेट जो पार्ट 6 है उसमें बाल विकास और पर्यावरण के प्रश्नों को करा चुके हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्न बाल विकास 1 से 30 तक और पर्यावरण के प्रश्न 31 से 60 तक उसमें पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न, पूरे 30 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 है। हिंदी के पूरे 30 प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 91 से 95 तक दिया गया है। इन काव्यांश को पढ़कर जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे जो काव्यांश दिया गया है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो इस काव्यांश के आधार पर हमको यहाँ पे उत्तर देना है। प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, या फिर भीतर के घावों के कारण। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में दिया गया है, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, यानी बंधन और बेबसी के कारण, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी न कह पाने की विवशता की, घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या फिर साधन सुविधों की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कुछ भी न कह पाने की विवशता यानी मजबूरी के बारे में कहा गया है। मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, या फिर खोखलेपन का। तो यहाँ पे जो रीता या रीते का जो अर्थ होगा वह होता है खालीपन, खाली होता है, यानी जिससे खालीपन भी कहा जा सकता है। खाली यानी खालीपन। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, या फिर कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इस कविता का जो पंक्ति का जो भाव है यह जो है कभी घावों के गहरे होने से जो है दुखी है, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाजा, या फिर चौखट। तो यहाँ पे जो ड्योढ़ी का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। ड्योढ़ी का इस जो काव्यांश में अर्थ है वो है दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है अगम, अमी, आंवला, या फिर आशीष। तो यहाँ पे जो आशीष है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी अगम, अमी और आंवला ये सभी जो है तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है लौंग, बहिन, पृष्ठ, या फिर जवान। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पृष्ठ जो है तत्सम शब्द है, बाकी जवान, बहिन और लौंग ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, या फिर उद्धरण चिन्ह। तो इसको जो है हम योजक चिन्ह कहते हैं, ऐसे होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जैसे दिन रात, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, जिसे अपोजिट शब्दों में एक दूसरे के विपरीत शब्दों के बीच में लगता है, माता पिता। अगला प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द है सहृदय, सह, सभय, या फिर सदय।
तो निर्दय का जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम है जंगल, संपत्ति, जंगम या फिर स्थापना। तो अस्थावर जो हम जंगल को कहते हैं, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अस्थावर का जो जंगल नहीं सॉरी जंगम होता है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसिज, कदर्प और यहाँ पे डी दिया है अरविंद। तो कामदेव का पर्याय नहीं है, यहाँ पे जो है अरविंद जो है यह कामदेव का पर्याय नहीं है। यह जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, पर्याय है। और बाकी सब जो है ये अनंग, मनसिज, कदर्प ये सभी जो है कामदेव के पर्याय हैं। और इनके और भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मनमथ, मीन, केतु, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पक, धनवा ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। और अगर कमल की बात करें तो अभी हमने बताया अरविंद। इसके अलावा और भी कुछ कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, उत्पल, कुवलय, इंद्रवीर, पदम, नलिन, सरोद, शतपत्र, सरसीज, शतदल, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, पयोज, जलज ये सभी जो है इनके जो है पर्यायवाची शब्द है कमल के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा कामदेव का पर्याय नहीं है, डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पयोद, घन, अम्बुज। तो 102 नंबर प्रश्न में मेघ का अर्थ होता है बादल। और यहाँ पे जो अम्बुज देख रहे हैं आप, पूछा गया है कि वारिद का पर्यायवाची नहीं है, यानी बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बुज जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और जो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यहाँ पे मेघ, पयोद, घन ये सभी जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी अम्बुज जो शब्द है यहाँ पे यह कमल का हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या फिर अनगिनत। तो हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जिसमें कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ बी के साथ। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा? तो आगरा का यहाँ पे बहुवचन की बात की जाए तो आगरा शब्द का जो है बहुवचन नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि आगरा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष एक तरह से बात करें कि एक जगह का नाम है, एक विशेष जगह के बारे में यह बताता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन जो है नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र का बहुवचन है छात्रों, छात्र, छात्राएं या फिर छात्रें? तो छात्र जो है इसका जो बहुवचन हो जाएगा छात्रों। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो बात कह पाना का मतलब है अभिव्यक्त कर पाना या व्यक्त कर पाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है पेडागोजी की तरह। जैसे कि पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं
उसी के भांति ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। सॉरी 1 मिनट, ये बार बार नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब नोटिफिकेशन को बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन अब यहाँ पे बार बार नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पे दिया गया भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा सही है, मन की बात को व्यक्त, अपने मन की बात को जो है कह पाना और व्यक्त कर पाना, दूसरों की बात को समझ पाना। तो समझना तो यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे सही। और अगला दिया है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। और यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन ए में जो सबसे सटीक दिख रहा है, प्रत्येक स्थिति में जो है भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी हर स्थिति में जो है भाषा का प्रयोग कर पाना जो है भाषा सीखने का जो है उद्देश्य है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चमोस्की या फिर वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे हिंदी में आपका पेडागोजी का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि सीटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट में बहुत कम प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जबकि सीटेट में ज़्यादा 15 नंबर के आपके पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह जो है वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। यानी भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने ही दिया है। भाषा अधिगम का सिद्धांत बाल विकास में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो जान ले। ये जो है भाषा अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। पियाजे ने जो 4 सिद्धांत दिए थे, संवेदीगामक, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक अनौपचारिक, जो आप लोग पढ़ते हैं, ये सभी स्किनर चूहे पर प्रयोग किए थे। और भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो चमोस्की ने दिया है। तो ये सभी पेडागोजी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे। 4 अवस्थाएं उसमें दिया गया था। और अगला प्रश्न है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो यहाँ पे जो शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की। तो यहाँ पे सतत और व्यापक जो दिया गया है वो सबसे राइट, इससे सबसे सटीक आंसर है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखते हैं अगला प्रश्न को। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दात्री या फिर धात्री। तो यहाँ पे जो है दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा दात्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर जाएगा, इसमें तो अध्यापक के काम को सरल बनाता है ये तो नहीं होगा, आकलन का काम करता है ये भी नहीं होगा, जबकि रोचकता की बात की गई है, यानी रोचकता और जोश को लाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास। तो यहाँ पे जो है नदी, पानी, इलायची, ब्यास नहीं, सॉरी, प्यास है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नदी है, इलायची है और प्यास, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि पानी यहाँ पे
पुल्लिंग शब्द है, तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म या फिर कुचाल। तो यहाँ पे जो है कु को अलग करेंगे तो रूप में कु जोड़ा गया है, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुकर्म में कर्म में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चाल में जो है कु का प्रयोग हुआ है, कुचाल। जबकि सल में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ये कुशल जो है अपने आप में इसका अर्थ निकल रहा है कुशल। अगर कुशल से कु को अलग कर देंगे तो सल का अर्थ नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। कुशल में जो है कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारीन, कठिन, चिन्ह, मीन। इन प्रत्यय, अभी ऊपर आपने उपसर्ग देखा, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले लगते हैं और या जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में या अंत में प्रयुक्त होते हैं या जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ऊपर पूछा गया कि उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो उसके विपरीत यहाँ पे पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो यहाँ पे जो पुजारिन है, कठिन है, चिन्ह है, मीन है, तो पुजारिन में जो है अंत में इन, पुजारिन, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। पुजारिन में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय है? इत यानी यहाँ पे भी शब्द के अंत में जुड़ा होगा प्रोत्साहित, प्रत्येक, उपस्थिति या फिर निश्चित। तो यहाँ पे जो प्रोत्साहित है, प्रोत्साहित में जो है इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, तो इसका समास विग्रह करके बताना है। इस शब्द का अगर इसके पदों का अगर अलग अलग विग्रह करेंगे तो कौन सा जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे दिया गया है ऋण मुक्त, ऋण धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्ति या फिर ऋण से मुक्ति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसका जो समस्त पद का विग्रह होगा ऋण से मुक्त। आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है? स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या फिर स्वांग। तो यहाँ पे जो 116 में राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत ये सभी जो है यड़ संधि के उदाहरण हैं, जबकि स्वांग जो है शब्द यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। यड़ संधि में जब जैसे लघु ई यानी छोटा ई और लघु उ और री के बाद कोई भी वर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई में बदल के बदले जो है य और उ अथवा जो दीर्घ उ होता है जिसे हम बड़ा उ कहते हैं उसमें जो है परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। तो इसे जो है यड़ संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वांग जो है यड़ संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो जो देहलता है यहाँ पे देहलता में जो है कर्मधारय समास होता है, हो जाएगा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी देह रूपी लता। इसका जो समास विग्रह होगा देह रूपी लता, यानी यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें जो है कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है जिसमें पहला पद जो है विशेषण होता है और तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी उसमें एक पद उपमेय और दूसरा पद जो है एक पद उपमान और दूसरा पद जो है उपमेय होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत या फिर दशानंद। तो जहाँ पे देवी देवताओं के ज़्यादातर नाम आते हैं वहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें द्विगु समास की जिसमें संख्यावाची शब्द आता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। त्रिभुवन में जो है द्विगु समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
संख्यावाची शब्द है, बाकी की जो है त्रिनेत्र, एकदंत और दशानन जो है ये दशानन बहुब्री समास है। ये सभी जो है बहुब्री समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी धर्म के नाम पर व्यवहार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, या फिर उपरोक्त सभी। यानी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, शेर को सामने देखकर डस डस, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो क्या शेर को देखकर आप आग बबूले हो सकते हैं? नहीं ना, आप 7वें आसमान पे भी नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही आप आसमान को सिर पे उठाएंगे, जबकि देखते ही हवा निकल जाएगी यानी प्राण सूख जाएंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट पेपर के 30 प्रश्न पूरे हुए। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।